स्ट्रेंजर थिंग के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे बिली एक लड़की को अपने साथ में फैक्ट्री में ले गया था और उसके बाद माइंड फ्लेयर के कंट्रोल के कारण बिली को खुद की एक आर्मी बनानी थी जो कि माइंड फ्लेयर के लिए काम करने वाली थी। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत होती है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एल और माइक के बीच में झगड़ा हो चुका था, जिसके बाद में एल अभी मैक्स के साथ थी और ये दोनों लड़कों के बारे में बातें कर रहे थे कि आखिर ये लड़के अब क्या कर रहे होंगे, बैठ के रो रहे होंगे कि कैसे उनकी सिचुएशन खराब हो गई है। एल और मैक्स पता करना चाहते थे कि इस टाइम पे माइक, ल्यूकस और विल क्या कर रहे हैं। इसी कारण एल एक फ्रीक्वेंसी के थ्रू वॉइड में जाती है जहाँ पर वो देखती है कि कैसे माइक काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि वो एल से नहीं बात कर पाया और ल्यूकस उसे बार बार समझा रहा है कि कोई बात नहीं भाई, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। और ल्यूकस के फार्ट करने के बाद में एल हद से ज्यादा हंसती है और फिर मैक्स को भी बताती है। इसी टाइम हॉपर की एंट्री होती है। एक्चुअली पिछले एपिसोड के अंदर हॉपर के साथ में बहुत बुरा हुआ था। जॉयस को आना चाहिए था डेट पे, लेकिन वो नहीं आई थी। इसी कारण हॉपर हद से ज्यादा गुस्से में था और ड्रंक भी था। उसे एल के कमरे से हंसी मजाक की आवाज आ रही थी तो हॉपर को लगता है कि माइक ने अभी भी बात नहीं मानी और गुस्से में दरवाजा खोल देता है, लेकिन अंदर तो उसे मैक्स मिलती है जो कि एल के साथ में बुक्स पढ़ रही थी। हॉपर का जितना भी गुस्सा पहले का था वो सारा गुस्सा खत्म हो जाता है क्योंकि अब एल के शौक बदल गए थे, यानी कि वो माइक के बजाय अब मैक्स के साथ में है। इधर एल और मैक्स बैठ के एक गेम प्ले करना शुरू करते हैं कि एल वॉइड के अंदर जाके हर किसी को देखेगी कि कौन इस टाइम पे क्या कर रहा है। बिली का नंबर आने पे वॉइड में जाके एल देखना शुरू करती है कि बिली इस टाइम कहाँ है, जहाँ पे उसे पहले बिली की गाड़ी मिलती है जिसका एक्सीडेंट हो रखा है और कुछ ही दूर आगे बिली दिखाई देता है जिसके आगे एक लड़की भी है और वो जोर जोर से चिल्ला रही है। एल डर जाती है तो मैक्स कहती है कि बिली की काफी सारी लड़कियां फ्रेंड्स हैं, तो हो सकता है उन्हीं में से वो एक लड़की के साथ हो और इसी कारण आवाजें आ रही हो, तुम आके देखो कि और क्या हो रहा है। लेकिन उसी टाइम बिली पलटता है और बिली को फील होता है कि उसे कोई देख रहा है। इसी कारण एल बहुत ज्यादा डर जाती है और वो हैंड टू हैंड वॉइड से बाहर निकल जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है माइक, ल्यूकस और विल के ऊपर। माइक और ल्यूकस का तो मन नहीं लग रहा था क्योंकि इनकी लड़कियों से बात नहीं हुई थी, लेकिन विल यहाँ पे गेम खेलने के मूड में था। जैसे कि विल को विल द वाइस कहा जाता है क्योंकि विल बहुत अच्छी ड्राइंग करता है और उसने खुद के लिए कैरेक्टर चूज कर रखे हैं। विल ने वैसा ही कॉस्ट्यूम पहना था और अब वो माइक और ल्यूकस को गेम खेलने के लिए कहता है। यहाँ अगली सुबह हॉपर ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था, जहाँ पे जॉयस फटाफट से आती है और हॉपर से बात करना शुरू करती है। कुछ मैग्नेट लाके वो फ्रिज के ऊपर बार बार लगा के दिखाना चाहती थी, लेकिन हॉपर कल रात के कारण इतना ज्यादा गुस्सा था कि वो जॉयस की किसी भी बात पे ध्यान नहीं दे रहा था। जॉयस यहाँ क्लियर करती है कि मैं किसी कारण से कहीं बाहर चली गई थी, मैं बच्चों के साइंस टीचर के पास में गई थी। ये चीज सुन के तो हॉपर को और गुस्सा आता है कि उसे डेट पे होने के बजाय साइंस टीचर के पास जाना जरूरी लगा। तब जॉयस कहती है कि हमारे यहाँ से मैग्नेटिज्म गायब होने लगा है, पहले मेरे फ्रिज से ये सारी चीजें नीचे गिर गई थी, उसके बाद जब तुम कल मॉल के अंदर इन चीजों के ऊपर से गिरते गिरते बचे तब मुझे पता चला कि कोई भी चीज का मैग्नेट काम नहीं कर रहा है। इसी कारण मैं बच्चों के साइंस टीचर के पास गई, तब उन्होंने मुझे इसका लॉजिक बताया कि कोई अगर बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड बनाने की कोशिश करेगा तो हर जगह से मैग्नेटिज्म गायब हो जाएगा और ऐसी चीज करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं। जॉयस हॉपर से ये कहना चाहती थी कि वापस से हॉकिंस का लैब खुल गया है जिसके अंदर जरूर कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है, लेकिन हॉपर इन चीजों को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। उसे लगता है कि जॉयस हर चीजों को लेके बार बार में उन्हीं मॉन्स्टर को इमेजिन करने लगती है, असल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जॉयस बहुत ज्यादा सीरियस थी, इसी कारण वो बैकयार्ड में से कुछ सामान लेके अकेली हॉकिंस लैब जाने वाली थी। हॉपर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और उसे भी जॉयस के पीछे पीछे जाना पड़ता है। यहाँ एल को कुछ डाउट होने लगता है, इसी कारण वो मैक्स को कहती है कि हमें जाके बिली को देखना चाहिए कि वो आखिर इस टाइम पे कहाँ है। और जब ये दोनों लड़कियां घर आती है तो यहाँ सच में बिली की कार नहीं होती है। घर आने के बाद ये दोनों ही बिली के रूम को देखते हैं जहाँ पर बाथ टब के अंदर काफी सारे आइस पैकेट रखे थे। इसी के साथ एक ड्रॉर पे कुछ ब्लड लगा हुआ था जहाँ पर उन्हें एक गार्ड पाउच मिलता है और इसी के साथ में खून से भरी हुई विसल भी मिलती है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है नैन्सी और जॉन के ऊपर। इन दोनों ने उन पिक्चर्स को निकाल लिया था जो पिक्चर्स ये दोनों उस लेडी के घर से माउस की लेकर आए थे। नैन्सी अब यहाँ पे सारे बोर्ड मेंबर्स को उसी माउस की पिक्चर्स दिखाना शुरू करती है और स्टोरी के बारे में बताना शुरू करती है कि कैसे यहाँ के सारे चूहे फर्टिलाइजर्स को खाते जा रहे हैं। एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, बल्कि काफी सारी जगहों से मुझे इस बारे में पता चला है। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे थे वो सारे हंसने लगते हैं। एक्चुअल के अंदर ये स्टोरी 1984 के टाइमलाइन की है, जिस टाइम पे लड़कियों को कोई खास वैल्यू नहीं दी जाती थी कि लड़कियां अगर कोई अच्छा काम कर दे तो ये मर्दों के खिलाफ होगा। इसी कारण यहाँ पे जितने भी लोग बैठे थे वो नैन्सी का मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते। जिसके बाद सीन मॉल के अंदर शिफ्ट होता है जहाँ पे स्टीव, डस्टिन और रॉबिन मिलके निगरानी रख रहे थे कि शायद इन्हें क्लू के हिंट्स मिल जाएं, शायद इन्हें कोई रशियंस मिल जाए जिसकी
जिसके थ्रू ये कोड को क्रैक कर सके। इसी के साथ हम माइक, ल्यूकस और विल को देखते हैं। विल तो यहाँ पे अच्छी तरीके से गेम खेल रहा था, लेकिन माइक और ल्यूकस को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। इसी कारण वो दोनों गेम को ज्यादा कंटिन्यू नहीं करते। विल को ये सारी बात समझ में आ जाती है और वो गुस्से में सारा गेम को बंद कर देता है कि तुम दोनों ने मुझे समझ के क्या रखा है। तुम दोनों की अगर लड़कियों से बात नहीं होगी तो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तुम हर समय लड़कियों के बारे में बात करते हो। विल माइक को कहता है कि तुमने तो पूरा समर वेकेशन एल के साथ में गुजारा है, तुम्हें हमारी दोस्ती से कोई मतलब नहीं है। माइक और ल्यूकस विल को समझाने लगते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन विल कोई बात नहीं मानता और घर से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद में हम लोग देखते हैं कि काफी तेज बारिश हो रही थी, लेकिन विल फिर भी नहीं रुकता। माइक उस टाइम पे कहता है कि इसमें सारी मेरी गलती थोड़ी ना है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ खेलता रहूंगा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है तो इसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बातें सुन के तो विल को और बुरा लगता है और माइक के रोकने के बावजूद भी वो भरी बारिश में वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद एल और मैक्स पहुंच जाते हैं स्विमिंग पूल के अंदर हैदर के बारे में पूछने के लिए कि वो आखिर कहाँ पर है। लेकिन यहाँ पे इस टाइम जिनकी ड्यूटी लगी थी वो बताते हैं कि हैदर कल से नहीं आई है, वो जरूर अपने घर पे होगी। एल को वहाँ पे हैदर की पिक्चर मिलती है और उसके बाद में वो हैदर को ढूंढने की कोशिश करती है। इसी कारण वो स्विमिंग पूल के वॉशरूम में जाके सारे शावर्स को ऑन कर देती है और उसके बाद में वॉइड में जाने की कोशिश करती है, जहाँ पे एल को अपनी आंखों के सामने एक रेड डोर मिलता है। रेड डोर ओपन करने के बाद में उसे एक बाथटब मिलता है जो कि पूरी तरफ से आइस क्यूब से भरा हुआ था और तभी उसके अंदर से निकल के हैदर आती है जो कि एल से मदद मांगने लगती है और उसके बाद हैदर को कोई नीचे की तरफ खींच लेता है। ये चीज देख के एल बहुत घबरा जाती है कि आखिर हैदर जरूर कोई ना कोई मुसीबत के अंदर है और उसे वहाँ से बाहर निकालना ही होगा। यहाँ सीन हॉपर और जॉयस पे शिफ्ट होता है। ये दोनों मिलके हॉकिंस के लैब के बाहर पहुंच चुके थे। इस टाइम तक हॉकिंस का लैब ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इसके अंदर कोई एक्टिविटी हुई होगी। अंदर आने के साथ में ही जॉयस को बॉब की याद आने लगती है, क्योंकि यही वो जगह थी जहाँ पे बॉब ने अपनी जान की कुर्बानी देके इन सबको बचाया था। अगर उस दिन बॉब के ऊपर सारे डेमोडॉग अटैक नहीं करते तो शायद आज जॉयस और बाकी सब लोग जिंदा नहीं होते। तभी हॉपर आके जॉयस को अपने साथ में आगे लेके जाने लगता है। तभी हम वहाँ पे एक चीज नोटिस करते हैं कि यहाँ के कैमरे ऑन है। आखिर इस बंद लैब के अंदर कैमरे किसने ऑन रखे होंगे। इसी के साथ स्टीव, डस्टिन और रॉबिन को भी एक हिंट मिलता है। इन्हें एक रशियन आदमी मिलता है जिसके पीछे एक बहुत बड़ा बैग था, लेकिन आगे जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि वो तो बस एक डांस टीचर है। लेकिन तभी रॉबिन के पास में अपने स्टोर के अंदर एक डिलीवरी आती है जिसके ऊपर एक फॉक्स बना हुआ था, सिल्वर फॉक्स। और तभी यहाँ पे रॉबिन को क्लिक होता है कि जितने भी कोड हैं वो किसी रशियन चीज को नहीं शो करते हैं, बल्कि ये सारी चीजें मॉल से रिलेटेड है। बाहर आने के बाद उसे एक चाइनीज शॉप मिलती है, साथ ही साथ एक शूज की शॉप और इसी के साथ में एक वॉच भी मिलती है। और वॉच के अंदर ब्लू और रेड जब वेस्ट के अंदर मिलते हैं तब इन लोगों को कुछ मिलने वाला था। इसका मतलब था कि 8:45 पे जब रेड और ब्लू मिलके वेस्ट के अंदर पहुंचेंगे तभी इन्हें कोई क्लू मिल पाएगा। यहाँ पे नैन्सी के साथ ऑफिस के अंदर लोगों ने प्रैंक करने शुरू कर दिए थे। एक टॉय माउस के थ्रू नैन्सी को डराया जा रहा था और इसी के कारण वो जॉन के पास पहुंच जाती है कि अगर इन लोगों को एविडेंस चाहिए तो हम एविडेंस लेकर आएंगे। जॉन कहता है कि ये लोग तुम्हें इस केस से दूर रहने के लिए कह रहे हैं, इसका मतलब है कि तुम्हें इस केस को नहीं देखना है, इवन उसके बारे में बात भी नहीं करनी है। नैन्सी कहती है कि मैं ऐसे ही किसी केस को नहीं बंद कर सकती हूँ, नहीं तो मुझे लाइफ टाइम ये लोग सुनाते ही रहेंगे और अगर मुझे कुछ लाइफ में आगे करना है तो मुझे ये एविडेंस सबको दिखाना ही पड़ेगा। वो जॉन से कार की चाबी मांगती है क्योंकि नैन्सी अकेली उस लेडी के घर पे जाने वाली थी। तब जॉन नैन्सी को अकेले जाने देने के बजाय खुद उसके साथ जाता है। यहाँ जॉयस और हॉपर लैब के उस हिस्से में पहुंचते हैं जिस जगह अपसाइड डाउन वर्ल्ड का दरवाजा खुला था, लेकिन ये दीवार पूरी तरीके से पैक थी। हर जगह चेक करने के बाद भी इन्हें कुछ नहीं मिलता। तब यहाँ पे हॉपर जॉयस को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब कुछ तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम्हें अब लाइफ के अंदर आगे बढ़ना चाहिए, नई चीजों को सोचना चाहिए, जो चीज हो चुकी है वो चीज वापस कभी नहीं होगी। हॉपर कहीं ना कहीं जॉयस को पसंद करता था, इसी कारण वो उसे लाइफ आगे बढ़ाने के बारे में कहता है। हॉपर को ये भी पता था कि जॉयस इस शहर को खाली करने वाली है और वो घर को बेचने वाली है, लेकिन हॉपर जॉयस को ये सब करने के लिए मना करता है। इन दोनों की बात करते टाइम ही इन्हें यहाँ कुछ आवाज आती है। तभी दोनों खड़े हो जाते हैं और आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ माइक और ल्यूकस को लगता है कि उन्हें विल के पास जाना चाहिए क्योंकि इस टाइम पे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। तभी हम विल को देखते हैं जो कि अपने घर के बजाय कैसल बायर्स के अंदर था और अपना हर पुराना मूवमेंट याद कर रहा था कि कैसे ये चारों दोस्त साथ रहा करते थे, हर एक गेम को खेला करते थे और हर एक सिचुएशन में साथ रहा करते थे, लेकिन आज ये सब लड़कियों के कारण अलग अलग हो गए हैं। गुस्से में आने के कारण विल अपने दोस्तों के पिक्चर्स को फाड़ देता है और बाहर आके उस कैसल को भी तोड़ने लगता है। यहाँ हम नैन्सी और जॉन को देखते हैं जो कि उसी लेडी के घर पे पहुंच चुके थे। डोरबेल बजाने के बावजूद भी वो दरवाजा नहीं ओपन करती है। तब जॉन कहता है कि जरूर वो बाहर गई होंगी, तो नैन्सी कहती है कि वो बहुत ओल्ड लेडी है और इतनी बारिश के अंदर वो अकेली कहाँ घर से बाहर जाएंगी। ऊपर से घर का दरवाजा भी खुला था, इसी कारण ये दोनों अंदर आके बेसमेंट तक जाने लगते हैं। तभी इन दोनों की आंखों के सामने एक बहुत ही
खतरनाक सीन आता है क्योंकि वही ओल्ड लेडी वहाँ जितना भी फर्टिलाइजर रखा था उसे खुद खा रही थी। इन दोनों को आखिर समझ नहीं आता कि आखिर ये लेडी ऐसा कर क्यों रही है। जिसके बाद सीन स्टीव, डस्टिन और रॉबिन पे शिफ्ट होता है और ये दोनों 8:45 पे मॉल की टेरेस पे पहुंच जाते हैं। असल के अंदर ये दोनों स्टोर रूम के बाहर खड़े थे। कभी भी अगर स्टोर रूम में कोई चीजें आएंगी तो उसके लिए कोई बड़े बड़े से सिक्योरिटी गार्ड नहीं खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ जो भी सामान आ रहा था या फिर जा रहा था उसके लिए 2 गार्ड्स खड़े थे, वो भी हट्टे कट्टे, जिनके पास में बड़ी बड़ी बंदूकें थी। ये चीज देख के इन्हें शक होने लगता है। ऑलरेडी स्टोर रूम के अंदर कुछ बॉक्सेस पहले से ही रखे थे। यहाँ स्टीव डस्टिन से दूरबीन लेने की बार बार कोशिश कर रहा था और इसी बीच के अंदर थोड़ी आवाज हो जाती है और ये दोनों नीचे छुप जाते हैं। तभी वो गार्ड टेरेस के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हॉपर यहाँ जॉयस को कह के जाता है कि तुम यहीं रुको, मैं आगे जाता हूँ। लेकिन आगे जाने के साथ में ही कोई हॉपर के ऊपर अटैक कर देता है और उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है। हॉपर उसका चेहरा भी नहीं देख पाता और सामने वाला बंदा हॉपर को बुरी तरीके से इंजर्ड करके वहीं पे बेहोश कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी जॉयस हॉपर को ढूंढती हुई आती है और वो अपनी आंखों से देखती है कि एक आदमी यहाँ से बाइक पे बैठ के निकल गया है। जिसके बाद सीन यहाँ पे एल और मैक्स पे शिफ्ट होता है। ये दोनों ही हैदर को ढूंढते हुए उस रेड डोर तक पहुंच जाती है। असल के अंदर ये हैदर का घर ही था। जहाँ अंदर जाने के बाद हमें टॉम दिखाई देता है। ये नैन्सी का बॉस था और हैदर टॉम की बेटी थी। लेकिन अंदर जाने के बाद सबसे शॉकिंग चीज ये थी कि यहाँ पर बिली पहले से ही बैठा था। टॉम अपने घर में 2 भीगी हुई लड़कियों को बिना किसी की इजाजत के अंदर आते हुए देख के एकदम से शॉक में आ जाता है कि आखिर ये दोनों लड़कियां कौन हैं और बिली यहाँ पे इस फैमिली के साथ डिनर कैसे कर रहा है। तब बिली इंट्रोड्यूस कराता है कि मैक्स मेरी बहन है और ये लड़की इसकी फ्रेंड होगी। तब एल यहाँ पे बिली से पूछती है कि वो कहाँ पर है, तो बिली समझ नहीं पाता कि आखिर एल किसके बारे में बात कर रही है। और तभी अंदर से हैदर निकल के आती है। इन दोनों की हालत काफी ठीक लग रही थी और हैदर के हाथ में कुकीज भी थी, यानी कि मामला बिल्कुल ठीक था। तब एल को बिलीव नहीं होता कि आखिर उसने कौन से विजन्स देखे थे। इसके अंदर तो हैदर और बिली दोनों की हालत खराब थी, तो ये दोनों यहाँ पे इतने अच्छी तरीके से कैसे बैठे हैं। तब एल और मैक्स यहाँ से बहाना करके निकल जाती है, लेकिन एल को जाते हुए बिली उसको कंटिन्यूअसली देखता रहता है। और तब हम देखते हैं कि बिली के ऊपर माइंड फ्लेयर पूरी तरीके से हावी हो चुका है। बिली की आइज चेंज हो जाती है और वो अपनी आंखों से देखता है कि यही वो लड़की है जिसने अपसाइड डाउन वर्ल्ड का दरवाजा बंद किया था। यानी कि माइंड फ्लेयर एल को पहचान चुका था कि इस लड़की ने माइंड फ्लेयर को भी मारा था और इस दरवाजे को हमेशा हमेशा के लिए बंद किया था। इधर जिस टाइम पे विल अपना कैसल तोड़ रहा था उसी टाइम पे यहाँ माइक और ल्यूकस भी पहुंच जाते हैं। तभी विल पीछे मुड़ता है और उन दोनों को बताता है कि वो वापस आ गया है। इसका मतलब है कि विल को भी पूरी तरीके से एहसास हो चुका है कि माइंड फ्लेयर वापस आ चुका है। जिसके बाद सीन वापस से हैदर के फैमिली के डिनर पर शिफ्ट होता है। हैदर की मॉम को कुछ सही नहीं लगता, इसी कारण वो अपने रूम में रेस्ट करने के लिए जाती है, लेकिन आगे जाते ही वो बेहोश हो जाती है। जब टॉम अपनी वाइफ को संभालने के लिए आता है तो पीछे से हैदर आती है और एक बॉटल से अपने फादर का सर फोड़ देती है और इनके पीछे बिली ही खड़ा था, जहाँ पे हैदर अपने फादर के मुंह के अंदर एक टॉवल डाल देती है। और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। इस एपिसोड के अंदर काफी सारे सस्पेंस हैं, जैसे कि वो ओल्ड लेडी जिसने फर्टिलाइजर्स खाए थे, आखिर इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। यहाँ पे बिली भी अपनी धीरे धीरे करके टीम बिल्ड कर रहा है और विल को भी पता चल चुका है कि माइंड फ्लेयर वापस आ चुका है। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस के जवाब गाइस हमें अगले एपिसोड्स में पता चलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा।